नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय यादव एमएसजे सक्सेस पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित, कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, आइए इसको शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए कि एक प्यारा सा वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? एक प्यारा सा वैद्युत द्विध्रुव। और आप जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर के बना होता है। तो ये जो द्विध्रुव है, मान लीजिए कि -q और +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। ये जो -q आवेश है ये पॉइंट A पर है, और जो +q आवेश है ये पॉइंट B पर है। ठीक, अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके लंब अर्धक पे, किस पर? इसके लंब अर्धक पर, यानी ऐसा लंब जो द्विध्रुव को एकदम आधे आधे भागों क्या करे? डिवाइड कर दे। तो द्विध्रुव के लंबर्धक पर मान लीजिए कि r मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर? r मीटर दूरी पर यहां पर एक पॉइंट क्या है? P है। एक पॉइंट क्या है? P है। और हमें इसी पॉइंट P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब ये जो पॉइंट P है ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में नहीं है, बल्कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबर्धक पर है। कौन? बिंदु P। यानी अगर ये लंबर्धक पर है यानी इसके अक्ष पर नहीं है, और अक्ष पर नहीं अर्थात किधर है? निरक्ष पर है। किस पर है? निरक्ष पर। और अगर इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो आप समझ सकते हैं कि देखिए ये +q आवेश है, और +q आवेश के कारण अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, ठीक, तो +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी? +q आवेश से दूर होगी, यानी कि इधर होगी, इधर E1। ठीक, और ये -q आवेश है, तो -q आवेश के कारण अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो वो तीव्रता किधर होगी? देखिए -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो -q आवेश की तरफ होगी, इधर होगी, यानी इस डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? E1 है, और -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वो क्या है? E2 है। ठीक, अच्छा ये बताइए कि +q आवेश के कारण तीव्रता इधर जा रही है, -q आवेश के कारण तीव्रता इधर आ रही है, तो बताइए E1 और E2 का जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? E1 और E2 के बीच में, यानी इधर जाएगा, इधर इधर आएगा परिणामी। तो मान लीजिए कि E1 और E2 का जो परिणामी है बाबू क्या है? E है। क्या है? E। अच्छा, इसके साथ यही मान लीजिए कि मान लीजिए कोण OBP, जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को आप क्या मान लीजिए? थीटा। क्या मान लिया जाए? थीटा। ठीक, अब ये बताइए कि अगर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे तो हमें इस +q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी भी चाहिए। क्या चाहिए? दूरी। अच्छा, तो आप जानते हैं जो द्विध्रुव होता है इसके दोनों आवेशों की दूरी कितना होती है? 2l होती है। तो अगर दोनों आवेशों की दूरी 2l होती है, अर्थात मध्य बिंदु से अगर एक आवेश बीच जाए तो मध्य बिंदु से एक आवेश की बीच दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्मॉल l। और इस वाले आवेश से -q आवेश की बीच दूरी वो भी कितनी हो जाएगी? वो भी हो जाएगी स्मॉल l। बात क्लियर है? ठीक, अगर ये दूरी l है तो ये भी l होगी। ये क्या है? r है। तो आप अगर त्रिभुज BOP में, अगर समकोण त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय से जो आपको दूरी BP मिलेगी वो क्या मिलेगी? √r² + l²। ठीक, अगर ये दूरी BP √r² + l² है तो ये भी दूरी कितनी होगी? ये दूरी AP निकालेंगे तो वो भी कितनी मिलेगी? वही मिलेगी, √r² + l²। बात क्लियर है? अगर इसमें कोई समस्या है तो आप समझ सकते हैं। मैं एक बार हल्का सा आपको निकाल दिखा दे रहा हूं। देखिए, अगर हम लोग समकोण त्रिभुज BOP में चले, किसमें? त्रिभुज BOP में अगर चले, इस त्रिभुज में, तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण क्या है? BP है, तो जाएगा BP का वर्ग बराबर क्या? लंब का वर्ग, लंब कितना है? r है, तो जाएगा r का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार ये है, आधार कितना? स्मॉल l, तो जाएगा स्मॉल l का वर्ग। यानी अगर BP का मान निकालें तो स्क्वायर टाइम क्या लग जाएगी? कड़ी लग जाएगी, तो जाएगा √r² + l²। तो BP का मान कितना आया? √r² + l², वही लिखा हूं मैं,
वही लिखा हूं कि बीपी का मान क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। बात क्लियर है? ठीक। तो एक काम करते हैं, अगर प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो बताइए वो तीव्रता कितनी है, E1 है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E1 होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। तो ये सारी कहानी जो आपको यहाँ दिख रही है उसको पहले हम लोग बाकायदे हिंदी में लिख लें, ठीक है। पहले मान लेंगे क्या कि माना एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। माना क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है, से मिलकर बना हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा ये बताइए कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, उसके साथ साथ ये जो वैद्युत ध्रुव है वो एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। तो आप मान लीजिए कि माना यह द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक वो क्या भाई साहब है, कैपिटल के है। बात क्लियर है? अच्छा उसके अलावा ये जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 है और माइनस क्यू कारण तीव्रता क्या है, E2 है। उसको भी लिख लिया जाए कि माना प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः क्या बाबू है, क्रमशः देखिए प्लस क्यू आवेश कारण क्या है, E1 है, और माइनस क्यू कारण क्या है, E2 है, ठीक है। तीव्रताएं क्रमशः E1 तथा क्या है, E2 है। बात सुनाई? ठीक। अब एक काम करते हैं, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली जाए, ठीक। तो आप जान रहे हैं अच्छी तरह से कि जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। तो यहाँ E1 का मान निकाल लें। E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा, देखिए इसके कारण यहाँ तीव्रता चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ का आवेश लेंगे, आवेश कितना है, Q बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, बिंदु आवेश Q से P के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बताइए B से P के बीच जो दूरी वो कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो उसको यहां लिखा जाए अंडर रूट कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दूरी का हम स्क्वायर चाहिए क्योंकि Q बाई आर स्क्वायर होता है। तो आर क्या इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, वो दूरी क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी, हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपकी तीव्रता E1। क्या मिल गई, तीव्रता E1, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए माइनस क्यू जो आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश यहाँ पर है, तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता तो E2 है, वो किधर है, E2 है। तो यहाँ लिखा है E2 का मान निकाल ले बाबू। E2 का मान कितना हो जाएगा, E2 का मान हो जाएगा, इस आवेश कारण यहाँ तीव्रता चाहिए, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ के आवेश का परिमाण, तो परिमाण क्या है, Q बाई आर स्क्वायर। आर क्या, इसके बीच की दूरी, और वो दूरी कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक। जरा चीज देखिए आप कि जो E1 है, क्या है E1, उसकी डायरेक्शन किधर है, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है, E1 वो तो उधर जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी क्या, BP, क्या हो जाएगी, BP दिशा में। तो जो E1 आया है, E1 दिशा किधर है, BP, क्या लिखेंगे हम लोग, BP दिशा में,
बात क्लियर है। और जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण जो यहाँ तीव्रता निकाले E2, तो E2 किधर है, P से A की तरफ है, तो लिखेंगे PA दिशा में। ये क्या है, इसको लिखेंगे ये PA दिशा में, PA दिशा में। बात क्लियर है। ठीक, अभी बताइए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक, अब एक काम करते हैं कि जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, हम इस E1 को दो घटकों में वियोजित करेंगे। क्या घटकों में, दो घटकों में। अच्छा एक चीज और इसमें एक चीज छूट रहा है, हमने कहा था कि वैद्युत उद्दीपक एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तन क्या है, कैपिटल के है। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लग जाएगा के, यहाँ पे के लगेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा, के रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, के रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, के रहेगा। बात क्लियर है। ठीक, अब ये बताइए पहले कि अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 और E2 है, तो एक काम करते हैं, जो E1 है, E1 को दो घटक में करेंगे वियोजित, E1 को दो घटक में। तो अगर दो घटक में वियोजित करेंगे तो इसका देखो एक घटक, बाबू देखो इसका एक घटक, दो भाग में तोड़ेंगे इसको, ऐसे ही दो भाग में इसको तोड़ेंगे यहां से इस तरह से, तो इसका एक घटक जाएगा किधर, जो ये देखिए जो द्विध्रुव की अक्ष है, द्विध्रुव की जो अक्ष AB है, एक घटक को ले जाएंगे AB के लंबवत इधर, और दूसरे ले जाएंगे AB के समांतर इधर। एक जाएगा AB, देखो ये वैद्युत क्षेत्र देखिए E1 है, जब दो घटक में तोड़ेंगे तो एक घटक जाएगा जो ये AB है इस AB के लंबवत, और दूसरा ले जाएंगे AB के समांतर, ऐसे दो घटक होगा। तो इसका जो लंबवत घटक तो ऊपर जा रहा है, और जो समांतर घटक ऐसे है वो समांतर घटक किधर जा रहा है, E1 की दिशा में जा रहा है। आई बात सुना। तो एक काम करते हैं, हम इस फिगर को वहां दिखा रहे हैं आपको इस जगह पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट क्या है, यहाँ पॉइंट है P। ठीक, अगर देखा जाए तो इस पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, E1 है। देखिए इधर क्या है, E1 है, इधर है E1। ठीक है, नीचे इधर क्या है, इधर है E2। ठीक है, और बीच में इसका क्या है, परिणामी जा रहा है, वो परिणामी कितना है, वो E है, तो परिणामी हो जाएगा E। ठीक, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम दो घटक में तोड़ेंगे, तो पहला घटक किधर जाएगा, देखो ऊर्ध्वाधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा इधर, तो इसका एक घटक जाएगा ऊर्ध्वाधर जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा, इसका एक घटक जाएगा इधर, देखो इधर ऐसे ऊर्ध्वाधर। आई बात सुना, मतलब कि ये जो आपको AB दिख रहा है, इस AB के लंबवत E1 को तोड़ेंगे, E1 को तोड़ेंगे AB के लंबवत और AB के समांतर ऐसे। ठीक है, तो इसका जो लंबवत घटक गया वो तो इधर आ गया। अब दूसरा घटक क्या होगा, दूसरा घटक AB के समांतर होगा, तो वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जरा आपसे पूछें, बताओ इसका मान क्या होगा बाबू, तो ये बताइए अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो जो थीटा की तरफ जाएगा टूट करके, जो थीटा की तरफ आएगा वो तो कॉस होगा, और जो थीटा दूर जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन होगा। तो देखो ये E1 है, अगर थीटा की तरफ इधर लेके आए इधर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, इधर थीटा इधर नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, E1 साइन थीटा, और एक घटक इसका आएगा इधर, इधर है ना, इधर, तो वो क्या हो जाएगा, जो दूसरा घटक इस साइड आएगा। देखिए दो घटक है इसके, क्या घटक, दो घटक, तो जिसके दो घटक हैं तो आप समझिएगा बढ़िया से। पहला घटक देखिए इधर आ गया इसका, और दूसरा घटक इसका इधर आ गया। आई बात सुना। ठीक, अच्छा ये हो गया E1 साइन थीटा, जो आएगा क्षैतिज वो क्या होगा, वो हो जाएगा E1 कॉस थीटा। E1 आया थीटा की तरफ, इधर आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E1 कॉस थीटा। बात क्लियर है। ऐसे ये जो E2 आपका है, इधर इस E2 को दो घटक में तोड़ेंगे तो एक जाएगा इधर, एक द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत, यानी इधर भाग क्या आएगा, इस डायरेक्शन इधर भाग क्या आएगा। आई बात सुना, और एक इधर जाएगा, एक जाएगा क्षैतिज इधर जाएगा, तो जो इधर आएगा देखिए, अगर ये एंगल थीटा, ये भी थीटा मान सकते हैं हम लोग। अगर ये E2 है तो इसका जो घटक ऊर्ध्वाधर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E2 साइन थीटा, इधर थीटा नहीं है ना तो साइन इधर आएगा, इधर थीटा यहाँ क्या आएगा, कॉस आएगा, तो इसका एक घटक इस साइड आएगा, इस साइड वो क्या होगा, E2 कॉस थीटा। ये वास्तव में इस डायरेक्शन में इधर आया है। आई बात सुना, इसके दो पार्ट, एक पार्ट इधर है, इसका दूसरा पार्ट किधर है, इधर है। बात समझ ना, इसको दो घटक में क्या किया, हमने तोड़ दिया। तो जरा ये बताइए, यहां देखिए E1 का मान कितना है, E1 का मान है, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और जो E2 का मान आया है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k
क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर देखा जाए E1 और E2 के मान आपस में क्या एकदम बराबर है, जो E1 का मान है वही E2 का मान है, दोनों का मान एकदम क्या है, सेम सेम एकदम अलग एकदम एक जैसा। देखिए जो E1 का मान है वही E2 का मान, दोनों बराबर है, मतलब E1 E2 के दोनों जो परिमाण है वो आपस में बराबर है, लेकिन दिशाएं अलग अलग है। देखिए E1 दिशा उधर है, E2 दिशा इधर है, तो मान तो दोनों बराबर है, जितना E1 का मान उतना ही E2 का मान सेम है, परिमाण बराबर है, केवल दिशा अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो जो E1 का मान है वही E2 का मान है, मतलब E1 बराबर क्या है, E2 है। तो अगर E1 बराबर E2 है तो आप यहाँ देखिए अगर E1 जगह पे हम E2 रख दें, क्या रख दें E2, तो अगर इस E1 जगह पे E2 रखेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो E2 साइन थीटा है, अगर देखा जाए आप ये समझिए इस तरह से, चाहे से समझ लीजिए कि E1 E2 के मान बराबर है, तो जब E1 E2 के मान बराबर है तो ये जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है दोनों बराबर और विपरीत डायरेक्शन में होंगे। जब दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होंगे दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए खत्म हो जाएंगे क्योंकि जहां E1 वहां E2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब E2 साइन थीटा देखो ऊपर जा रहा है, E2 साइन थीटा नीचे आ रहा है, दोनों बराबर और विपरीत डायरेक्शन में है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आई बस सुना, अच्छा ठीक। तो जब ये बताइए E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा खत्म हो गए तो बचा क्या, क्या बचा, बचा आपका देखिए इसका E1 का जो क्षैतिज घटक आया था E1 cos थीटा ये, और E2 का जो क्षैतिज घटक इधर गया था, इसका जो क्षैतिज घटक इधर गया था इस साइड इधर यहाँ इसकी तरफ E2 cos थीटा, इन दोनों को देखा जाए तो दोनों दिशाएं एक ही तरफ हैं, ये टूट करके इधर आया E1 cos थीटा, और ये टूट के यहां से इधर गया इधर E2 cos थीटा। तो बताइए दोनों डायरेक्शन किधर हो गई, एक दिशा में हो गई। और अगर दोनों दिशा एक ही तरफ है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा अगर एक ही तरफ है तो जाहिर सी बात दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो यहाँ बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। बात कन्फर्म है। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु P पर बिंदु P पर अगर निकालें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालें, ठीक है, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, E हो जाएगी, क्या हो जाएगी, E, ये परिणामी यही ना E है, तो E क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योगफल के बराबर, यानी E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा क्या, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। बात क्लियर है, ठीक। एक काम करते हैं, cos थीटा का मान निकाल लेते हैं यहां से त्रिभुज BOP से, ठीक ना। तो देखिए इसको आप समीकरण एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। तो त्रिभुज किसमें, BOP में, अगर त्रिभुज BOP में देखा जाए यहाँ पे, तो BOP में देखिए हम आराम से cos थीटा का मान इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं, BOP से, इससे आराम से निकल जाएगा। देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या आपका है, ये है BO है, और BO लंबाई क्या है, स्मॉल l है, तो जाएगा स्मॉल l, आधार हो गया, आधार बटे कर्ण, और कर्ण क्या है, इधर है, ये आधार हो गया, ये l, और कर्ण किधर है, इधर सबसे बड़ी भुजा, वो कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये cos थीटा का मान ला समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो समीकरण नंबर 1 से तो जाएगा E इक्वल टू, अच्छा एक काम करिए, समीकरण नंबर 1 में E1 का भी मान रख दीजिए, E2 का भी मान रख दीजिए, cos थीटा सबका मान रख दीजिए। आई बात सुना, समीकरण में देखिए यहाँ पे E1 है, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q बाई r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो जहां E1 वहां रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और क्या हो जाएगा, q बाई r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात क्लियर है, इंटू cos थीटा यहाँ पे है, बताइए cos थीटा की वैल्यू कितनी है, l बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो जहां cos थीटा है वहां क्या लिखेंगे हम लोग, l बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, प्लस फिर यहाँ E2 है, देखिए E2 की वैल्यू वही है जो E1 की वैल्यू है, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और क्या है q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और क्या हो जाएगा q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात क्लियर है, क्लियर, ठीक है। और साथ में क्या है कि यहाँ पे cos थीटा है, तो बताइए cos थीटा की वैल्यू कितनी है, l बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा इनटू क्या, यहाँ पे हो जाएगा वैसे ये आपको दिखाई नहीं देगा, एक काम करते हैं इसको छोड़िए अभी,
समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है, हमें ये सारा मान यहाँ रखना समीकरण नंबर 1 में, ठीक। तो यहाँ जगह बाबू है नहीं, तो काम करिए आप लोग, ये पहले जितना स्ट्रक्चर वगैरह बना है, जो भी लिखा गया है, इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटाक से लिख लीजिए और हम इसे मिटा दें। मिटाने के बाद फिर डेरिवेशन आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हो गया, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक। और ये समीकरण नंबर जो 1 है वो मान मिला के यहाँ रखा हूं इस जगह, ठीक। तो हो जाएगा E इक्वल टू कितना, E इक्वल टू देखिए वहां E1 है, E1 और E1 मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और कितना है Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बात क्लियर है, ठीक है, ठीक। इनटू फिर क्या यहाँ पे cos थीटा है और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos का मान हो जाएगा L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। प्लस फिर देखिए यहाँ पे क्या है, E2 cos थीटा है, तो जहां E2 वहां E2 की वैल्यू रखिए, E2 वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k है, फिर कितना है Q बाई, देखिए यहाँ पे है Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बात क्लियर है। इनटू फिर cos थीटा यहाँ पर है, क्या है cos थीटा, बताइए cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ cos का मान रखें, काम को मिटा दे रहे हैं, इसे पूरा हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। जो cos थीटा की वैल्यू बाबू वो कितनी है, वो है L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। ओके, अभी बताइए जरा पहले, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k है, उसको आप ऐसे लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k लिखिए, ठीक है। ऊपर Q है, Q लिखिए, L है, L लिख लीजिए, डिवाइड बाई, देखिए यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, हम इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, इसकी पावर यहाँ 1 मान सकते हैं, और ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो अंडर रूट मतलब क्या होता है, अंडर रूट मतलब पावर 1/2 घात 1/2, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात ये 1/2 हो जाएगा, कर ये 1/2 है, और यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 यहाँ पर हो गई और 1/2 यहाँ, तो 1/2 में यहाँ देखिए 1/2 यहाँ 1 है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातों को जोड़ लिया जाता है, तो 1 घात यहाँ है और प्लस 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 3/2, घात कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ वही चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q L आपका वैसे पड़ा रहेगा, डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी पावर यहाँ 1 मानी, यहाँ पे 1/2, तो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी पावर 3/2। बात क्लियर है, ठीक। अभी बताइए, ये दोनों वैल्यू सेम सेम है, एकदम एक जैसी है, तो बताइए दोनों का हर बराबर है, अगर दोनों का हर बराबर तो क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए। तो देखिए एक QL यहाँ है और एक QL यहाँ है अंश में, तो जुड़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एक QL यहाँ और एक QL यहाँ, तो हो जाएगा 2QL, और हर सेम है तो हर लिख लिया जाए, ठीक है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ठीक। हर बराबर अंश जोड़ लीजिए, एक QL यहाँ है और एक QL यहाँ, कितना हो जाएगा 2QL हो जाएगा, ठीक है भाई। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी पावर कितना 3/2, ठीक। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि बताइए ये पूरी लंबाई कितनी है, 2L है, क्या है 2L, और ये दूरी क्या है R है, तो भाई R दूरी तो बहुत ज्यादा है, R दूरी क्या है बहुत ज्यादा, और L क्या है बहुत सूक्ष्म है, तो R बहुत ज्यादा है और L क्या है बहुत सूक्ष्म है, तो R की तुलना में अगर L बहुत कम है तो हम लोग R की तुलना में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आई बात सुना, यहाँ देखेंगे, क्योंकि जो L है वो बहुत ही छोटा है, L इज वेरी वेरी लेस देन R, ठीक। जो L लंबाई है ये R की तुलना में क्या है बहुत कम है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप L का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, किससे, R स्क्वायर से। अगर आप स्क्वायर कर देंगे, जब L का मान R से बहुत छोटा है तो L का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो वो R से और भी छोटा आ जाएगा। आई बात सुना, तो ये हम जब जान रहे हैं कि L स्क्वायर की तुलना में, सॉरी R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान अगर बहुत छोटा है तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर क्या करेंगे, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, यहाँ देखिए 2QL है और 2QL बराबर क्या होता है, P होता है, क्या होता है P, तो जहां 2QL वहां क्या लिख देंगे, वहां लिख देंगे P, वहां क्या लिखेंगे P। वैसे आपको सही बताएं, ये वैल्यू हमें यहाँ नहीं रखना है, पहले समझ लीजिए। हम लोग जान रहे हैं चूंकि 2QL इक्वल टू क्या होता है P होता है, तो ये मान पहले आप यहाँ पुट कर दीजिए, हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, जहां 2QL वहां क्या लिखेंगे P लिखेंगे, जहां 2QL वहां हो जाएगा P,
और नीचे क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर 3/2। अब सारी कहानी आप पहले जान चुके कि जब एल आर की तुलना में क्या बहुत छोटा है, क्योंकि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, एल बहुत छोटा किसकी तुलना में, आर की तुलना में। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एल का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से। तो हम लोग जब जान रहे हैं कि एल स्क्वायर आर स्क्वायर तुलना बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। तो ये मान ला कि यहाँ पुट करेंगे क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या है पी है डिवाइड बाई, हम लोग एल को छोड़ रहे हैं किसकी तुलना में, आर की तुलना में, ठीक है। तो जब एल स्क्वायर छूटेगा आर स्क्वायर तुलना में, क्या बचेगा आर स्क्वायर, क्या बचेगा आर स्क्वायर इसकी पावर क्या है 3/2, ठीक। तो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या है पी है, और हम जान रहे हैं कि जब स्क्वायर यहाँ पे है घात 3/2 है, तो घात का गुणा घात में होता है, तो 2 गुणा किसमें होगा 3/2 में। जब 2 गुणा 3/2 होगा, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास 3 बचा, क्या बचा 3। यहाँ क्या बचेगा आर क्यूब, क्या बचेगा आर क्यूब। तो आ के पास एक फार्मूला आ गया बहुत अच्छा सा सुंदर सा फार्मूला। वो फार्मूला क्या आ गया, वो फार्मूला आ गया ई इक्वल टू क्या, ई इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या आ गया पी बाई आर क्यूब, पी बाई कितना आर क्यूब, ठीक। ये आपका एकदम मस्त गजब डेरिवेशन आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये आप जानते हैं एक लाइन बड़ी पुरानी है क्या, निर्वात या वायु। अगर निर्वात या वायु की बात करें तो निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या होता है 1 होता है, तो वो चीज यहाँ पे लिखी जाए, क्या लिखी जाए कि निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, वायु के लिए हम लोग जानते हैं निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये मान ला करके यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के का मान खत्म क्योंकि का मान क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास पी बाई आर क्यूब। आई बात सुना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बाई आर क्यूब। बात क्लियर है। मात्रक क्या होगा न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि ई इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, तो मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। दूसरी चीज आप ये जान गए अच्छी तरह से कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बाई आर क्यूब, ठीक। रही बात दिशा की कि इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा किधर होगी, ठीक। तो आप जरा ये बताइए कि आपको ये जानकारी अच्छी तरह से मिल गई कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 उधर था E2 इधर, E1 और E2 का जो परिणामी आया वो E की दिशा में गया। E1 E2 का जो परिणामी आया E1 cos थीटा है प्लस E2 cos थीटा, वो किधर गया E की दिशा में। E1 E2 का परिणामी इधर न जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है ना, तो अगर E1 E2 का परिणामी इस दिशा में जा रहा है तो आप देख लीजिए ये जो दिशा है इधर से इधर की तरफ वो किधर है प्लस से माइनस की तरफ। देखिए इस डायरेक्शन किधर है E1 E2 का परिणामी इधर ना है, इधर परिणामी इधर जा रहा है इस साइड, तो अगर इस साइड में जा रहा है मतलब इस साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इस साइड में जा रहा है अर्थात प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ जा रहा है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, इधर इधर तीव्रता इधर जा रही है। बात समझ ना। तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बाई आर क्यूब होती है, लेकिन डायरेक्शन किधर होती है प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ। किधर होगी ये डायरेक्शन होगी प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से किधर माइनस क्यू आवेश की तरफ, आवेश की तरफ। बात क्लियर है, ठीक है भाई साहब। तो ये आपका डेरिवेशन एकदम बढ़िया सा आ गया, और जहां भी आपको इस डेरिवेशन में डाउट नजर आ रहा है, जो आपको चीज समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, ताकि उसका समाधान किया जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस YouTube चैनल पर बराबर बने रहिए, आपको एक एक हेडिंग का निचोड़ बराबर यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।